Hello friends, good evening. I am Tawkir Ahmed in Times Career. Once again welcome back our YouTube channel Times Career. इससे पहले हम लोग फिजिकल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख चुके हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने व्हाट इज साइंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस का स्टडी कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में साइंस का जो फर्स्ट पार्ट था बायोलॉजिकल साइंस और ओरिजिन ऑफ लाइफ का स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग साइंस का जो दूसरा पार्ट है फिजिकल साइंस, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी किया जाता है और इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग फिजिक्स है और दूसरा भाग क्या है, केमिस्ट्री है। तो देखते हैं हम लोग पहला भाग। तो टॉपिक लगाइए फर्स्ट भाग को। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं अब कंटिन्यू फिजिक्स का 11 12 का भी वर्तमान में 11 चल रहा है, फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड कंटिन्यू मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप लोग जो इसमें हम लोग IIT नीट एग्रीकल्चर 11 CBSE बिहार बोर्ड सभी तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, ताकि जो जरूरत लोग है उसे हेल्प मिले। तो आइए फर्स्ट टॉपिक हमारा फिजिक्स। फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुआ है वो लैटिन वर्ड फ्यूसिस से हुआ है। फ्यूसिस एक लैटिन वर्ड है और जिसका अर्थ होता है नेचर, और नेचर को बोलते हैं प्रकृति। आप अपने आसपास वातावरण, ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, जो भी चीज देखते हैं वो वातावरण के अंतर्गत आते हैं, और वातावरण का एक अपना कानून और नियम होता है जिसे नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम के नाम से जाना जाता है। इसका हम लोग शॉर्ट डिफिनेशन दे सकते हैं फिजिक्स का कि द स्टडी ऑफ नेचर and its laws is called physics. फिजिक्स प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि नेचर जो वर्ड है वो दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है मैटर और दूसरा जो है वो है एनर्जी। अगर हम फादर ऑफ फिजिक्स कहें, फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का जनक, तो फिजिक्स का जनक जो है आइजैक न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, और शॉर्ट में इसे क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे। याद रखिएगा, फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, न्यूटन को। और नेचर जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक मैटर और एक एनर्जी से मिलकर बना है। तो हम लोग फिजिक्स का एक और डिफिनेशन दे सकते हैं मैटर और एनर्जी को लेकर कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एनर्जी विथ रिलेटेड टू मैटर एंड एनर्जी, या इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो उस डिफिनेशन को भी मैं लिख देता हूं आपके लिए, बहुत ही बेनिफिट डिफिनेशन है। A study about matter, energy and interaction between them। पदार्थ, ऊर्जा, इंटरेक्शन मतलब होता है अंतरक्रिया, किसके बीच, मैटर और एनर्जी के बीच जो अंतरक्रिया इंटरेक्शन होता है, यानी उसके बीच जो तालमेल बैठता है, उसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। अब है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नेचर जो है सिर्फ दो ही चीज को, दो ही कैरेक्टर को जानता है। फर्स्ट कैरेक्टर है इसका मैटर और दूसरा है एनर्जी। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि नेचर कितने भागों में बैठता है, दो भागों में, एक मैटर और एक एनर्जी होता है। तो मैटर का जो है कई अवस्था होते हैं, कई स्टेट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा स्टेट्स होते हैं। इसका जो पहला स्टेट है वो है सॉलिड, जिसे ठोस कहा जाता है। दूसरा जो स्टेट होता है वो होता है लिक्विड, और तीसरा जो स्टेट होता है वो होता है गैसेस, और चौथा जो स्टेट होता है वो होता है प्लाज्मा। जो स्टेट है उसका, पांचवा जो स्टेट है
वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसन, आइंस्टीन कंडेंसन। तो ये मैटर का 5 अवस्था है, 5 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसन। यहाँ पर 3 स्टेट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। सॉलिड जिसे ठोस कहा जाता है, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैसेस होता है। तो यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं कि सॉलिड का जो है शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम दोनों डेफिनिट होता है, उसे क्या कहा जाता है, सॉलिड कहा जाता है। लेकिन लिक्विड का जो है वॉल्यूम तो डेफिनिट होता है, लेकिन साइज जो है और शेप जो है वो इनडेफिनिट होता है, यानी जिस बॉडी में आप रखेंगे उसी बॉडी का शेप को वो एक्सेप्ट कर लेगा। और गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना तो उसका शेप साइज डेफिनिट होता है, बल्कि दोनों जो है इनडेफिनिट होता है। तो ये हुआ पुरानी कंसेप्ट। हम लोग कुछ नया कंसेप्ट को जानेंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैसेस क्या होता है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसन ये कौन सा अवस्था है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, मैटर का डिफिनेशन है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं उसे मैटर कहा जाता है। मैटर में क्या होता है, मास होता है, फिजिकल स्पेस होता है, निवास सकता है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से, कंपाउंड से और एटम से मिलकर बना होता है, यानी कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। तो पदार्थ के बीच 2 तरह का फोर्स लगता है। पहला फोर्स का नाम है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन और दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। तो प्रत्येक जो है मॉलिक्यूल्स के बीच जो सब्सटेंस है या जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसके बीच 2 तरह का जो है फोर्स काम करता है। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन, इसे हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं IMFA, और इसे जो हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं IMFR कह सकते हैं। तो ए फॉर एट्रैक्शन, आकर्षण, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच एट्रैक्शन होता है, और ए जो है मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन, यानी इस फोर्स सॉलिड में एट्रैक्शन का जो मान है वो रिपल्सन की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होता है। यहां पर हम लोग कहेंगे कि सॉलिड का निर्माण कब होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन मच ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि मैटर जो है वो 5 अवस्था में है और सॉलिड का जो निर्माण होता है वो कब होता है, जब आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो सॉलिड का निर्माण हो जाता है। दूसरी अवस्था लिक्विड का कब निर्माण होता है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन होता है, यानी जब एट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है तो उसे क्या कहा जाता है, लिक्विड का निर्माण होता है, यानी उस अवस्था में जो मैटर है वो लिक्विड की अवस्था में पाया जाता है। लेकिन मच ग्रेटर, बहुत ही ज्यादा होता है एट्रैक्शन रिपल्सन की अपेक्षा, तो किसका निर्माण होता है, सॉलिड का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे कि गैस किस फॉर्म में रहता है और मैटर का जो है वो किस फॉर्म में और कब निर्माण होता है। जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन लेस देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन की अपेक्षा कम है, यानी एट्रैक्शन कम हो, रिपल्सन जब ज्यादा हो तो किसका निर्माण होता है, उस अवस्था में जो मैटर है वो गैसेस स्टेट में पाया जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन उठ रहा है कि सर प्लाज्मा का निर्माण कब होता है और कैसे निर्माण होता है।
तो इसके बारे में अभी जो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में जो है अभी स्टडी चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, साइंटिस्ट पर रिसर्च कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि प्लाज्मा का निर्माण कब होता है। तो चौथा स्टेट जो है मैटर का, पांचवा जो स्टेट है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। जब लिक्विड और गैसेस के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन का वैल्यू, यानी इसका और इसका वैल्यू जब आपस में बराबर होता है, अट्रैक्शन और किसका, रिपल्सन का मान जब आपस में बराबर होता है, तो फिर प्लाज्मा का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि मैटर की जो चौथा स्टेट है प्लाज्मा, ठीक है, जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है और वो ना तो गैसेस होते हैं और ना तो लिक्विड होते हैं। तो वो कब बनता है? वो तब बनता है जब लिक्विड और गैसेस के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन का वैल्यू आपस में बराबर होता है। तो वो कब किसका निर्माण होता है? प्लाज्मा का। इसी प्रकार जब सॉलिड और लिक्विड के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन का मान आपस में बराबर होता है, किसके बीच? सॉलिड और लिक्विड के बीच। तो निर्माण होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन का निर्माण होता है। तो ये था तो फ्रेंड्स, ये था मैटर का 5 अवस्था: सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। मैटर का जो पहला अवस्था है वो सॉलिड है, और जब अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है मॉलिक्यूलर्स के बीच, तो फिर सॉलिड का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब अट्रैक्शन फोर्स का मान रिपल्सन फोर्स से थोड़ा सा अधिक होता है, तो लिक्विड अवस्था का निर्माण होता है। और जब अट्रैक्शन लेस देन रिपल्सन, यानी रिपल्सन से कम है अट्रैक्शन, तो फिर गैसेस फॉर्म का निर्माण होता है। और प्लाज्मा लिक्विड और गैसेस के बीच जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन का मान आपस में बराबर होता है, तो फिर किसका निर्माण होता है? प्लाज्मा का निर्माण होता है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच जब अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का मान आपस में बराबर होता है, तो फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन का निर्माण होता है। आई होप कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आप इन सभी छोटी छोटी बातों को नोट कर ले, जो मैंने कंसेप्ट दिया इसको भी लिख लिए। ये जो आप पढ़े हैं कि इसका आयतन निश्चित होता है, उसका शेप साइज निश्चित होता है, एग्जैक्टली ये अच्छा डिफिनेशन है, बट ये बहुत ही ओल्ड वर्जन है, ये कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। वो बस उसके बारे में आपका जो है प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग एनर्जी का डिफिनेशन देखेंगे। तो एनर्जी का डिफिनेशन है the ability of a body to do work is called एनर्जी। एनर्जी भी कई अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, जिसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद लाइट एनर्जी, उसके बाद साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ईटीसी। बहुत सारे तरह के एनर्जी होते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, और बहुत तरह का एनर्जी पाए जाते हैं। अब है जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं, मूव्स करते हैं, गति करते हैं, तो एनर्जी का जो लॉस होता है या जो एनर्जी का क्रिएट्स होता है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। और जब किसी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी या कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि द एबिलिटी
ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी दुनिया का कोई भी जो काम होता है और कार्य करने की जो क्षमता होती है, उस कार्य करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं। तो क्या मीनिंग है, क्या कहना चाहता है? कहना ये चाहता है कि दुनिया में कोई भी जो वर्क होता है, जो काम होता है, वो एनर्जी के द्वारा होता है। अगर एनर्जी ना हो तो कोई भी वर्क नहीं होगा। सपोज दैट ये फैन चल रहा है, बल्ब जल रहा है और ना जाने करोड़ों इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाला यंत्र है, तो वो किसके द्वारा संपादन होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी प्रकार गति के दौरान जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण एनर्जी आरोपित होता है। जिससे हम लोग चाबी देते हैं कोई भी यंत्र को या मशीन को, तो चाबी देने से वो मशीन स्टार्ट हो जाते हैं। तो कौन सा एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। किसी ऑब्जेक्ट को हम जो देख पाते हैं वो किसके कारण देखते हैं? लाइट एनर्जी के कारण देख पाते हैं। उसी प्रकार हम सुन पाते हैं किसके कारण? साउंड एनर्जी में, क्योंकि उसमें एनर्जी होते हैं साउंड के रूप में। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी जो वर्क होता है वो किसके कारण होता है? एनर्जी के कारण होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था फिजिक्स, और फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? फिजिक्स से, जिसका अर्थ नेचर होता है। और नेचर दो भागों में बढ़ जाता है, मैटर और एनर्जी। मैटर के 5 अवस्था होते हैं और एनर्जी जो है कई रूपों में पाया जाता है। जैसे पहला मैकेनिकल एनर्जी, ये 2 भागों में बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सभी बातों को आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग फिजिक्स का जो है मेन ब्रांचेस देखेंगे, यानी मेजर ब्रांचेस। वैसे माइनर भी होते हैं, तो मेन ब्रांचेस कौन कौन से हैं? मेजर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, तो देखते हैं कौन कौन सा होता है। तो पहला जो मेजर ब्रांच है वो है मैकेनिक्स, जिसे हिंदी में यांत्रिकी कहा जाता है। और मैकेनिक्स को जो है कई सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। और मैकेनिक्स में जो है मेनली किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में स्टडी किया जाता है। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बहुत सारी चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा ब्रांच होता है थर्मोडायनामिक्स। तीसरा ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। चौथा ब्रांच है ऑप्टिक्स। और जो 5वां ब्रांच है वो है मॉडर्न फिजिक्स। तो इन 5 ब्रांच को जो है फिजिक्स का मेजर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। मेनली जो है 5 भागों में बांटा गया है। लेकिन अगर हम सभी ब्रांच को अगर तोड़े तो कई जो है सब ब्रांचेस निकल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें मैकेनिक्स पर, तो मैकेनिक्स का 3 सब ब्रांचेस होते हैं। पहले होते हैं एस्थेटिक्स, दूसरा होता है काइनेमेटिक्स, तीसरा होता है डायनामिक्स। इसी तरह से अगर सब ब्रांच को तोड़ा जाए तो सभी ब्रांच के जो हैं कुछ कुछ सब ब्रांचेज होते हैं। जैसे ऑप्टिक्स में होते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। उसी प्रकार मॉडर्न फिजिक्स में भी कई ब्रांचेज हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी कई ब्रांचेज हैं, जिसे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है सब ब्रांचेज हैं किस ब्रांच का? इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। उसी प्रकार करेंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद है आपका मैग्नेटिज्म है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सभी जो ब्रांचेस देख रहे हैं आप, वो सब मेजर ब्रांचेस का जो है माइनर ब्रांचेस हैं, डेट मींस सब ब्रांचेस हैं। तो हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स के जो मेन ब्रांचेस हैं, मेजर ब्रांचेस हैं, वो कौन कौन सा? मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। इस तरह से अगर मॉडर्न फिजिक्स को देखा जाए तो उसके भी कई ब्रांचेस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स
और बहुत सारे ब्रांचेज हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सभी जो ब्रांचेज हैं वो किसके हैं? मॉडर्न फिजिक्स का है। तो इन सभी बातों को आप नोट कर लीजिए और आगे चलकर जब हम ब्रांच स्टार्ट करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि किस ब्रांच में हम लोग को कितना यूनिट्स पढ़ना होगा। जैसे मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।